मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक एक दिन कम हो रहे हैं, परीक्षा आपकी निकट आती जा रही है। जो डेट लगी है 7 अगस्त, उसको पक्की ही मान करके आप लोग तैयारी में डटे रहें। ठीक है, न सोचे कि बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसी डेट तक अपने को पूर्ण रूप से तैयार करें। किसी ने कहा है कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उससे आगे बढ़ कर सो। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अर्जुनस्य वचनद्वयम में अर्जुनस्य का कारक है। अर्जुनस्य जहाँ अश्य लग जाए, रामस्य अर्जुनस्य वहाँ जान लीजिए षष्ठी विभक्ति है। अर्जुन का, रामस्य राम का, मोहनस्य मोहन का, और का की के रा री रे षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो रामस्य वचनद्वयम में अर्जुनस्य का कारक है। अर्जुनस्य का कारक कौन है? संबंध कारक। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। फिर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? तो एक एक शब्द में अलंकार आपको याद कराए थे। अगर वीडियो आपने देखा है और नहीं देखा है तो आज फिर दोहरा रहे हैं। उपमेय में उपमान की संभावना जहां आ जाए वहां उत्प्रेक्षा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा। और जहां रूपक यानी रूप एक हो जाए, भेद रहित वर्णन हो, वहां रूपक। उपमेय उपमान का भेद रहित, एक शब्द भेद रहित वर्णन रूपक। जहां तुलना की जाए उपमेय उपमान की, वहां उपमा अलंकार। ठीक है, जहां संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा। जहां संशय उत्पन्न हो उपमेय उपमान में वहां संदेह। जहां भ्रम उत्पन्न हो उपमेय उपमान के मध्य वहां भ्रांतिमान। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त का शुद्ध रूप है, तो उपरोक्त का शुद्ध रूप है उपर्युक्त। इसका विच्छेद क्या होगा? उपरि प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त। यण संधि, अगर संधि पूछे तो यण संधि। तो उपरोक्त कुछ नहीं होता है, हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कॉमन बोलचाल की भाषा में, लेकिन उपरोक्त का प्रयोग साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। आगे राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास, क्या नाम है? बिल्कुल ठीक, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान। अगला है कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है। तुलसी, सूर, बिहारी, विद्यापति। तुलसी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी। सूर का कब हुआ? 1498 ईस्वी। बिहारी का कब हुआ? 1595 ईस्वी। और विद्यापति का कब हुआ? 1360 ईस्वी। तो सही उत्तर कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। ठीक है, 1360 ईस्वी। यही आपका उत्तर होगा। और वैसे भी विद्यापति आदिकाल के हैं, आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। और सूर, तुलसी भक्ति काल के हैं और बिहारी रीतिकालीन है। आगे बढ़ते। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल मुमुक्ष। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद, बिल्कुल ठीक, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है
गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है या शंकर है, या इनमें से कोई नहीं? गड़बड़ घोटाला, जूता, कैसा शब्द है ये सब? बिल्कुल देशज। फिर है मानस का हंस उपन्यास के लेखक। तो मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर लिखा गया। और खंजन नयन सूरदास के ऊपर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। और इसके लेखक दोनों के एक ही है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य को कहा जाता है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य को कहा जाता है। रासो साहित्य। फिर है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मालूम है आपको? बिल्कुल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान आदि इनके प्रमुख एकांकी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। फिर है यण संधि का संबंध है दीर्घ संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन से या विसर्ग से? क्या उत्तर होगा? यण संधि। बिल्कुल, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो यह स्वर संधि का भेद है। कस्तूरी कुंडल वैसे किसकी आत्मकथा है? पूछी जाती है। आत्मकथा बताएं। बिल्कुल ठीक, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा। आगे बढ़ते हैं। गांव के चारों ओर जल है, अनुवाद करिए। एक प्रश्न बनता है इस पर। गांव के चारों ओर जल है, तो देखिए चारों ओर अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो गांव का द्वितीय विभक्ति में क्या लिखेंगे? ग्रामम। ग्रामम। ग्रामस्य नहीं, वो तो षष्ठी में होगा। ग्रामम। चारों ओर का संस्कृत में क्या होता है? बिल्कुल, परितः। जलम अस्ति। हो गया अनुवाद। ठीक है, 4 दिए रहेंगे, एक सही रहेगा, उसी को आपको टिक करना है। मैंने सही ही लिख दिया है। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है? अलग अलग इसमें ऑप्शन थे, तो सही उत्तर इसका था ऑप्शन में था। फिर है विष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? तो विष्णवे पूछा गया है, ये क्या होगा? विष्णु प्लस ए, विष्णवे। ठीक है। आगे, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? बताएं उत्तर। बिल्कुल ठीक, 14 सितंबर 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949, यही उत्तर है। फिर करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति किसकी है या किसने कहा है? तो यह करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया कि द्विवेदी युग किस कवि के नाम पर पड़ा? तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यह जो कहा गई है, ये पंक्तियां जो कही हैं, यह गुप्त ने कही। किसने कही? मैथिली शरण गुप्त ने। और किसके लिए कही है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कही है। क्या मानते थे अपना? बिल्कुल, गुरु। फिर है हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो अब देखिए, इस तरह के प्रश्न आए और अगर उसमें पंडित दामोदर शर्मा लिखा है, पंडित दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण, तो वो उत्तर ठीक होगा। अगर वो नहीं लिखा है तो डच भाषा में लिखा है जेसुआ कैटलर ने। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन आपके सामने है उस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, जेसुआ कैटलर। ठीक है, डच में।
और अगर पंडित दामोदर शर्मा है तो क्या आप उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल, उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है प्रथम। फिर है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति है? जैसे श्री गणेशाय नमः, शंकराय नमः, शिवाय नमः। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, कभी कभी अलग एक शब्द ही दे दिया जाता। अलम कौन सी विभक्ति है? वषट कौन सी विभक्ति होगी? तो सब चार याद रखिए, सारे नाम याद होने चाहिए। नमः आए, स्वस्ति आए, स्वाहा आए, स्वधा आए, अलम आए, विभक्ति का आप वीडियो देख सकते, विधिवत उसमें समझाया। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। फिर दिनमान और प्रतीक के संपादक हैं, तो दिनमान और प्रतीक दोनों के संपादक एक ही हैं। बिल्कुल अज्ञेय, बिल्कुल ठीक उत्तर। फिर राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र आए या आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यह आए कि आरती किसने लिखी है? आरत कीजिए हनुमान लला की, या फिर राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? एक ही आपका उत्तर होगा, बिल्कुल रामानंद। फिर है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? प्रश्न है, तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने कहा है। और किसने? दूसरे कौन है कहने वाले? बच्चन सिंह। तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसे? गोस्वामी तुलसीदास को। आगे है कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो कंधा का तत्सम रूप होगा स्कंद। अगला प्रश्न है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। बिंब, किसी और पर प्रेम नारियां, दूसरे पति पर, अपने पति का दूसरी पत्नी के प्रति प्रेम कभी नहीं सह सकती हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही कोई भी नारी हो, भारतीय नारी, वह अपने पति का दूसरे के प्रति, दूसरी नारी के प्रति आकर्षण नहीं सह सकती। तो बिंब प्रतिबिंब भाव कौन सा अलंकार है? बिल्कुल दृष्टांत। सारे अलंकारों को दो वीडियो में संकलित किया है, आप वहां अवलोकन कर सकते हैं, आपका अलंकार गलत नहीं होगा। फिर है कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है, तो जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह निर्णय न कर पाए, या जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। क्या होगा? यही अर्थ होगा किम कर्तव्य विमूढ़ का। तो कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1910 ईस्वी में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? प्रयाग में। किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या संस्थापक कह लीजिए पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है मुहावरे का? तो मुहावरा मैंने आपको निकालना बताया है, अविधा से नहीं निकालना है, लक्षणा और व्यंजना से निकलेगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अवसरवादी होना। क्या होगा? अवसरवादी होना, अवसरवादी होना। जहां गए उस तरह का बदलाव कर लिया, अपना काम निकाला। बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? बरवय नायिका भेद। तो क्या उत्तर होगा इसका? रहीम। फिर है, क्याप के उपन्यासकार कौन है? क्याप, कश्यप, कुरकुर स्वाहा, बिल्कुल ठीक, मनोहर श्याम जोशी।
मनोहर श्याम जोशी। और इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया है। क्या पर, इसलिए महत्वपूर्ण है। मनोहर श्याम जोशी इसके रचनाकार। फिर वक्रोक्ति जीवितम के ग्रंथकार कौन है? वक्रोक्ति जीवितम, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने कहा है? आचार्य कुंतक ने। कुंतक। फिर है यात्री के नाम से रचना कौन करता था? तो यात्री नागार्जुन के नाम से रचना करने वाले कौन थे? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। फिर है समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी याद है? बहुत अच्छी तैयारी की है आपने। कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता आ कहानी किसकी है? आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी। कभी कभी ये पूछा जाता सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो महीप सिंह। सचेतन कहानी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सहज कहानी के प्रवर्तक। सहज कहानी, तो क्या उत्तर होगा? प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय। सहज कहानी। सचेतन महीप सिंह। आ कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। और समांतर कहानी के कमलेश्वर। इसके अतिरिक्त सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। राकेश वत्स। तो ये कहानी आंदोलन है और इनके प्रवर्तक अलग अलग याद रखिए। ये है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी महीप सिंह। डॉक्टर महीप सिंह। सहज कहानी अभी बताया अमृत राय। बिल्कुल ठीक, अमृत राय। सहज कहानी। अगला प्रश्न है रुचि से निधि योग्य है में कौन सा कारक है? रुचि से निधि योग्य, देखिए से आया है और से के लिए आप जानते हैं करण कारक में भी से आता है और अपादान कारक में भी से आता है। तो यहाँ करण है या अपादान? चूकना नहीं, बिल्कुल यहाँ अपादान कारक है। अपादान बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं, चूकना नहीं है। देखिए कोई कार्य आरंभ किया जाए, से आरंभ किया गया, वह यह कार्य इतने समय से आरंभ किया गया, तो इस वाक्य में भी से जो आया है वह अपादान कारक के लिए। इसी तरह से वह अपने पति से लज्जाती है, तो जहां लज्जा है से पति से लज्जाती, लज्जा है वहां भी अपादान कारक। तो आरंभ में, लज्जा में, भय में और तुलना में अपादान कारक होता है। तुलना कैसे? जैसे वह रुचि निधि से योग्य है, रुचि से योग्य निधि है, ठीक है। मोहन राम से होशियार है, ठीक है। अमित सुमित से बड़ा है, तो जहां से आ रहा है तुलना की जा रही वहां भी अपादान कारक होगा। अलग होने के अर्थ में तो होता ही है, ध्रुवम पाय अपादानम। अलग जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो भी अपादान है, लेकिन इसके अतिरिक्त आरंभ, लज्जा, भय तो और तुलना, जहां ये हो रहा है और उसमें से आ रहा है वहां भी अपादान कारक होगा। तो याद रखिए। आगे बढ़ते, छप्पय किन दो छंदों के योग से बना है? तो छप्पय दो छंदों के, छप्पय नाम से ही 6 चरण होंगे। छप्पय में कितने चरण? 6 चरण। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला। तो किन दो छंदों से मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला। रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2, कुल कितने चरण? 6 चरण। आगे देखिए, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था?
तो निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 में महिषादल मिदनापुर बंगाल में, महिषादल मिदनापुर बंगाल में हुआ था। पैतृक निवास इनका कहाँ था? उन्नाव में। रहे कहाँ? रायबरेली के डलमऊ में। ठीक है। सरोज स्मृति की रचना जहाँ की, सरोज का अंतिम संस्कार अपनी बेटी का डलमऊ के घाट पर किया। तो निराला का जन्म महिषादल मिदनापुर बंगाल में हुआ। कब? 21 फरवरी 1896 ईस्वी। तो रहे बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा व्रीहः प्लस पाति, जैसे वनस्पति होता है। कौन सी संधि है यहाँ? बिल्कुल विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। फिर कैंची बाल्टी रिक्शा किस भाषा के से? एक प्रश्न बनना है, याद कर लीजिए अच्छे से। तो कैंची किस भाषा का है? बिल्कुल तुर्की भाषा का। बाल्टी, गमला, आल्पिन, पुर्तगाली। तो क्रम से जैसे लिखे हैं वैसे हम लिख रहे हैं। तुर्की, बाल्टी तुर्की का है, नहीं कैंची तुर्की का है। बाल्टी, आल्पिन, गमला ये सब पुर्तगाली हैं। और रिक्शा जापानी भाषा का है। आगे भोजपुरी किसकी बोली है? तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी। आगे आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु। परती परिकथा, मैला आंचल, पलटू बाबू रोड, ये सब इनके प्रमुख आंचलिक उपन्यास। भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति में विभक्ति है। भिक्षुका पादेन खंजा अगला प्रश्न है। तो देख रहे हैं यहाँ एनांग विकारा सूत्र याद होगा। बिल्कुल सूत्र को ट्रिक के साथ समझाया था। आप विभक्ति का और इसका संस्कृत का वो देख सकते हैं आप वीडियो। भिक्षुका पादेन खंजा। तो विभक्ति कौन सी होगी? एनांग विकारा तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। फिर है पितुरिच्छा में संधि है। पितुरिच्छा क्या होगी? पितुः प्लस इच्छा, पितुः प्लस इच्छा, विसर्ग संधि। यही उत्तर। फिर है करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करणीय, गमनीय, इन सब जब आए तो उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? अनीयर प्रत्यय, अनीयर। गत्वा हो तो त्वा प्रत्यय, गत्वा में त्वा प्रत्यय, गत्वा अगर आए प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। तो करणीय अनीयर प्रत्यय, गमनीय, करणीय, अनुकरणीय, विचारणीय, अनीयर प्रत्यय। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, क्या कहते हैं? भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। आजानुबाहु, आजानुबाहु। फिर चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, हो गया बहुवचन। चिड़ियों नहीं कहेंगे। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बहुत आसान है, पूछा गया प्रश्न है। कोई भी प्रश्न अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा है, सब पूछे गए। क्या होगा? ठकुराइन। फिर है रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? रघुवंश
किसका महाकाव्य किसने लिखा है? बिल्कुल कालिदास का है। सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं। और किसके अंतर्गत आता है? लघुत्रयी के अंतर्गत। आगे बढ़ते, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसका कथन है? कालऋज। कालऋज। फिर है पुल्लिंग शब्द है हवा, कोयल, धारा, शिक्षा। आप देख लीजिए, हवा बह रही है, ठंडी हवा चल रही है, या हवा नहीं चल रही, स्त्रीलिंग। कोयल गा रही है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा प्राप्त की, तो सब स्त्रीलिंग है। यहाँ कौन सा पुल्लिंग शब्द है? दारा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान जो कहा है भारतेंद्र युग को कहा है, और इसका समय सन 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक माना है। याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है उससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, अति महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से इन्होंने जो काल विभाजन किया है उसे एक जगह लिख लीजिए या कंठस्थ कर लीजिए, लिख करके याद करिए, जैसे भी आपको याद होना चाहिए। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। किसने कहा है? भरत मुनि ने। फिर नाटक जारी है की विधा है, काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का। किसका है? लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी। फिर है 11 वर्ष का समय की विधा क्या है? तो 11 वर्ष का समय सुना होगा, पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो इसकी विधा क्या है? कहानी। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण हालावाद के प्रवर्तक निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, बसेरे से दूर। बताइए। बिल्कुल, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, इन सब के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न शुद्ध है शब्द है, पूजनीय, उज्जवल, परिपार्श्विक, श्रृंगार। बताएं आप, देखिए। बिल्कुल ठीक, सी सही है, परिपार्श्विक। बाकी उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? ये उज्जवल है, पूजनीय ये है, श्रृंगार ये है। यहां जो लिखा है श्रृंगार ऐसे लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, वर्णनी के मैंने बताया जैसा कि 20-25 शब्द ही हैं जिन्हें आपको अच्छे से देखना है। फिर नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में, प्रश्न ध्यान से सुनिए, नए इलाके में बिल्कुल अरुण कमल। अरुण कमल। फिर अगला प्रश्न है नहुस नाटक के लेखक हैं। तो नहुस नाटक के लेखक भारतेंदु जी के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास। फिर अगला प्रश्न है सरिते शब्द रूप में विभक्ति है। तो सरिता, सरिताम, सरिताम, सरिते, चतुर्थी विभक्ति। सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। फिर है मालती माधवम किसकी रचना है? तो मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। अब तो आपको नाम याद आ गया होगा उत्तर रामचरितम आते ही। बिल्कुल, भवभूति। करुण रसा है एको एव।
करुण रस की प्रतिष्ठापना करने वाले भवभूत की रचना मालती माधवम है। उत्तर रामचरितम तो याद ही है सबको। तो इस तरह से 60 प्रश्न ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहे। हम आशा करते हैं कि इससे आपने सीखा होगा। अगले वीडियो के इंतजार तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, खूब घोटते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।